जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर आकिब लियाकत, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज एकेडमी पीएसए। जैसे कि मैंने आप सब स्टूडेंट्स को पहले बताया था कि हम जो हमारी रिसेंटली बुक पब्लिश हुई है द अल्टीमेट स्पोर्ट्स साइंसेज कंपेनियन वॉल्यूम 1, उसकी एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको पहले स्केड्यूल ब्रीफ कर दूं और उसके बाद हम आज का इंशाल्लाह अपना पहला लेक्चर कवर करेंगे और सो ऑन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। द अल्टीमेट स्पोर्ट्स साइंसेज वॉल्यूम 1 बुक है, रिसेंटली पब्लिश हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है डिलीवरी, और आप इसकी जो सा डिलीवरी है मेरे रेफरेंस से फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने एड्रेस पे डिलीवरी करवा सकते हैं। ऑर्डर कैसे करनी है, लिंक में मैं आपको इसका जो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नंबर्स बता दूंगा, आप उन पर रब्ता करके अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक को मेरे रेफरेंस से विदाउट डिलीवरी चार्जेस मंगवा सकते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट्स आप पूछेंगे कौन कौन से कवर किए गए हैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट्स एनेटमी है, ह्यूमन एनेटमी की बात करेंगे हम यहाँ पे, चूंकि स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर ह्यूमन एनेटमी की ही बात होती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट और बेसिक कोर्सेज हैं। तीसरे नंबर पर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बात की गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। स्पोर्ट्स मेडिसिन, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी लाइक वेरी इमर्जिंग सब्जेक्ट है और काफी स्टूडेंट्स नहीं जानते। पेपर में इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस तकरीबन आना शुरू हो गए हैं। टीएसओ का पेपर आप एग्जांपल ले लें, लेक्चरशिप का कोई पेपर एग्जांपल ले लें, फिजियोथेरेपेटिक टेस्ट पूछे हुए थे इवन दो के, बच्चों ने शायद उनके नाम भी कभी जिंदगी में ना सुने हो, ना पता हो, तो उस हवाले से हमने इसको भी ऐड किया है। इसके अलावा ये सब्जेक्ट एमफिल में भी पढ़ाया जा रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो उस हवाले से भी हमने जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हो रही हैं तो हम कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सब्जेक्ट्स को उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स के नीड्स के बच्चों की हम इसको पूरा करें। ट्रॉमा एंड स्पोर्ट्स इंजरी इज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट और अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, और इसका दूसरा नाम स्पेशल पॉपुलेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन। तो ये कुछ हमारे 7 से 8 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो इस बुक के अंदर कवर होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। हार्ड फॉर्म में बुक आप परचेज कर सकते हैं। साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, आइडियल है स्टूडेंट्स के लिए भी, लेक्चरर्स के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, दोनों तरह से चीजें इसके अंदर गिवन है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। हर एक चैप्टर, टोटल इसके 19 चैप्टर्स हैं। अभी मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी दिखा देता हूँ। टोटल इसके 19 चैप्टर्स हैं। 19 चैप्टर्स के अंदर हर चैप्टर के एंड पे 100 आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। उन एमसीक्यूज से आपकी सब्जेक्टिव, जब आप एक दफा चीजों को गो थ्रू करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है। समटाइम कॉन्सेप्ट बनते हुए आपको कॉन्सेप्ट बन जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ये होती है कि इससे क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन किस तरह से हमने देखना है या किस तरह से उसको टैकल करना है, तो उसके लिए आपको 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तीसरे नंबर पे हमारे इस जो सा सीरीज से आपको फायदा ये होगा कि आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि जैसे हमारा एक चैप्टर मुकम्मल होगा उसका हम फौरन टेस्ट रखा करेंगे, फौरन हम उसको टेस्ट के साथ लिंक कर देंगे, ताकि हमारी जो चीजें हैं, ताकि जो हमारी लाइक चीजें स्मूथली सब्जेक्टिव स्टडी से स्टार्ट हो, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो, दोनों को असेस करने के लिए टेस्ट हो जाए आपका वीक में। जैसे चैप्टर मुकम्मल हुआ उसके रेलिवेंट आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोर्शन इसके अंदर गिवन है। बुक के लास्ट में आपको फीचर्स भी गिवन है, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस बुक का जो है वो एचईसी का जो लेटेस्ट करिकुलम है स्पोर्ट्स साइंसेज का, जो सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड है उनके अकॉर्डिंग है। कोई भी ऐसी चीज इस बुक के अंदर, हर वो चीज शामिल है जो बच्चों की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इस बुक को आप पढ़ेंगे इन सब्जेक्ट के रेलिवेंट, तो आपको किसी और मटेरियल की, किसी और सब्जेक्ट कहीं से, किसी बुक की, किसी कंटेंट की, किसी मटेरियल की, इंटरनेट से कहीं से भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी।
ये खुद ने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल की एफर्ट्स हैं ये दूसरी बुक है हमारी इसको जो सा करने में और इसको पब्लिश करने में और सारी चीज़ों को। तो ये खुद मैंने हर चीज़ मुमकिन कोशिश की है कि अपनी कॉम्प्रिहेंसिवली कंसाइज ऑथेंटिक मटेरियल स्टूडेंट्स को, स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट्स को दिया जाए, ताकि जो चीज़ें मिस हो जाती हैं, जो बच्चों के मसले रह जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, इसी तरह एग्जाम्स के बाद वो जो इंटरव्यू का फेज होता है उसके अंदर, और सम टाइम कुछ चीज़ ऐसी भी हो रह जाती है जो फील्ड में जाते हैं तो तब हमें समझ आता है कि वो चीज़ें हमने पढ़ी नहीं थी। तो इसकी अगर मैं स्पेसिफिकली आपको एग्जांपल दूं तो जैसे अब लेक्चरर्स स्पेशल डिग्री के, स्पेशल एजुकेशन की डिग्री के बगैर बैकग्राउंड के वो स्पेशल डिपार्टमेंट को, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज स्पेशल एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से होती हैं, तो वो इस बुक के अंदर आपको सब कुछ एक ही जगह पे एक ही बुक में मिल जाएगा। और इसकी अमाउंट बड़ी तो ना माकूल सी है, कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है, और मेरे रेफरेंस से आपको डिलीवरी फ्री मिल जाएगी। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आज मैं आपको इसका जो सा वो इस बुक के अंदर आपको ये भी देखें, यहाँ पे बताया गया है कि आप इस बुक को अगर यूज करना चाहें खुद से, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर ना सुने, किसी से कुछ ना पूछें, किसी के साथ कोई अटैच ना हो, आप खुद से ही अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आपको एक प्रॉपर आउटलाइंस दी गई है, गाइडलाइंस दी गई है कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन बताया गया है। पार्ट ए के अंदर आपको बताया टोटल उसके 9 लेक्चर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कंपाइल करके एक जगह पे बड़ी एफर्ट के साथ कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को एक जगह पे वो इकट्ठा किया गया है, ताकि इन सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट आप कहीं पे भी किसी भी तरह किसी भी चीज़ को पढ़ें, आपकी चीज़ यहाँ पे कवर हो जाए। दूसरे नंबर पे पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट बी के अंदर हमारा थेरेप्यूटिक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से जो है, जिसमें इंजरीज का है, इंजरीज की रिहेबिलिटेशन है, स्पोर्ट्स इंजरीज है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, ट्रॉमा है, रिहेबिलिटेशन है, उसका पार्ट है। पार्ट बी के अंदर टोटल 5 लेक्चर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, और इन 5 चैप्टर्स के हर चैप्टर के एंड पे आपको 100 एमसीक्यूज दिए गए हैं। पार्ट सी की अगर हम बात करते हैं, सेम इसी तरह पार्ट सी के अंदर हमारा अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन वाला पोर्शन गिवन है, आप उसको देख सकते हैं, और सो ऑन। इसके अंदर हम चीज़ों को आगे डिटेल में चल के डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। और लास्ट में ये देखिए, आपको यहाँ पे ना ये बताया गया है कि अगर आप इस बुक को खुद से पढ़ना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, अब डेफिनेटली कुछ लेक्चरर्स होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, समटाइम टाइम नहीं होता वीडियो लेक्चर सुनने का, या इस तरह के मसले मसाइल अक्सर बच्चों के होते हैं। तो पिछले 3 सालों में मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो उस हवाले से फिर हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सीरीज भी इसलिए स्टार्ट की है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि आप सब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़ने के बाद बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिंपल कॉन्सेप्ट आप बुक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें गिवन है, आप उनको पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, आपका वो चैप्टर, वो टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस जब हो जाती है हमारे साथ अटैच होने का, इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुनने का, जो चीज़ें समटाइम को कंफ्यूजन होती है तो वो आपकी क्लियर हो जाएंगी ऑथर के साथ। डेफिनेटली डायरेक्ट इंटरेक्शन का फायदा ये होता है। दूसरे नंबर पे फायदा इसका ये होता है कि आप जब ऑथर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेते हैं। तीसरा फायदा आपको इसमें ये हो जाएगा कि आपका रेगुलर टेस्ट सेशन का जो सिलसिला भी चलता रहेगा, विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी लाइक इसकी कोई फीस नहीं होगी, और रूटीन में हमारा चलता रहेगा, ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी चीज़ों को कवर करते रहें। और कंप्लीशन जॉनसन इसके अंदर लाइक मुमकिन कोशिश की गई है कि कॉम्प्रिहेंसिवली ईच एंड एवरीथिंग आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के अंदर प्रोवाइड कर दी जाए। ये जी देखें, टेबल ऑफ कंटेंट है। सबसे पहले आप पार्ट ए को देखेंगे, टोटल इसके 400 पेजेस हैं। पार्ट ए को देखिए, ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस है, ह्यूमन एनाटॉमी है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी है जिसमें हम उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस की बात करेंगे, और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है पार्ट ए के अंदर। टोटल इसके 9 चैप्टर्स हैं। इनके अंदर हम ये देखेंगे वो एक्सरसाइज के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी अडेप्टेशन क्या होती है। तो टोटल 9 चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट HEC करिकुलम।
ताकि कोई भी चीज हमारी मिस ना हो और कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें मुकम्मल हम उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट बी के अंदर इंजरीज वाला पोर्शन है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी वाला पोर्शन है, स्पोर्ट्स मेडिसिन मेडिसिन वाला पोर्शन है, रिहेबिलिटेशन वाला पोर्शन है। तो इसके टोटल 5 लेक्चर्स हैं। इनके अंदर भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज को पढ़ें। टोटल 5 लेक्चर्स के अंदर हम उनको कवर कर लेंगे और इसका साथ में इसी तरह टेस्ट हो जाएगा। पार्ट सी की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट सी के अंदर सेम यही सिनेरियो है, 5 लेक्चर्स हैं। इसके अंदर बेसिकली पोर्शन वो है स्पेशल पॉपुलेशन वाला, स्पेशल पॉपुलेशन की कैटेगरीज हैं, फिजिकल एजुकेशन वाला पोर्शन है जिसमें हम उनको लिंक करते हैं फिजिकल एजुकेशन के साथ, और फिजिकल एजुकेशन का रोल क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके जो कुछ गाइडलाइंस हैं स्पेशल पॉपुलेशन के साथ हम किस तरह से फिजिकल एजुकेशन को इंटरेक्ट करवाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस बुक के लास्ट में हमारे पास ग्लोसरी आपको दी गई है, टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, जिसके हवाले से आप ये देखते हैं कि आपकी अक्सर ये जैसे अभी रिसेंटली लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में हुआ था इंटरव्यू, वहाँ पे काफ़ी टर्मिनोलॉजीज पूछ रहे थे वो इंटरव्यूअर कि ये टर्मिनोलॉजी मिसाल के तौर पे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, फिजिकल एजुकेशन की जो ये हमारी स्पोर्ट्स है उसकी रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी थी जो स्पेशल पॉपुलेशन के साथ लिंक करती थी। इसी तरह जैसे इसका लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज अक्सर जॉनसन पूछ रहे होते हैं। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या डिफरेंस है, हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ये इस तरह की टर्मिनोलॉजीज पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में आपके बुक के चैप्टर में गिवन है। सबसे पहले जी आज हम जो आज हमारा बेसिक टारगेट है, फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 हमारा क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। हम कोशिश करेंगे लेक्चर्स की ना जो ड्यूरेशन है ज़्यादा लंबा ना करें ताकि इसको आप कॉम्प्रिहेंसिवली सुन भी लें, प्रैक्टिस भी कर लें और अपनी चीज़ों को कवर भी कर लें, ताकि आपकी सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली चल रही हों साथ साथ। हम आज मैं पहले आपको इसकी आउटलाइन बताता हूँ चैप्टर 1 की। देखें जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है एंड टाइप्स ऑफ एनाटॉमी है। एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर उसकी टाइप्स की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, किस तरह से सेल से एक से सेल बनता है और फिर सेल से एक कंप्लीट बॉडी बनती है, इस हायरार्की को समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे फिजियोलॉजी क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे और उसके साथ हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं लिंक करते हैं ऑर्गन सिस्टम वाले, बेसिक ओवरव्यू हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम का। नेक्स्ट हम जी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के जो आपस में इंटर रिलेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल दूं, लेट से ह्यूमन बॉडी की जो सारा सिस्टम है वो कंट्रोल होता है होम्योस्टेसिस से। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए आपका स्ट्रक्चर का नॉर्मल होना और आपकी फंक्शनिंग उसकी नॉर्मल होना जरूरी है। तो इनको आपस में इंटर रिलेट करवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली एक मैकेनिज्म काम करता है जिसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जिसकी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमिकल टर्म्स, एनाटॉमिकल पोजीशंस और एनाटॉमिकल टर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशंस के अलावा हमारे पास दो पोजीशंस और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यूज होती हैं, एक लिथोटोमी पोजीशन है और एक जिसकी अगर हम बात करते हैं तो लिथोटोमी के साथ हमारे पास एक पोजीशन है लिथोटोमी, और दूसरी जो पोजीशन है उसको हम कहते हैं कि वो स्टार्टिंग पोजीशन है जो स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन्स एंड एक्सिस, जो मूवमेंट के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, बायोमैकेनिक्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इनको समझेंगे यहाँ पे हम, बिकॉज जब मूवमेंट को समझ रहे हैं तो मूवमेंट को समझने के लिए बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको प्लेन्स का पता हो, एक्सिस का पता हो और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है ये पता हो, और इनमें से लाजमी पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बिकॉज ये कंफ्यूजिंग होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट ज्यादातर बनता नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन लेक्चर में आपको इसका कॉन्सेप्ट जो उनसे डेवलप हो जाए और आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लें और कौन कौन सी मूवमेंट इसके अंदर आती हैं उनकी भी बात होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर लास्ट में
एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के पैरामीटर्स, दायराकार क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर, इन तीनों सब्जेक्ट्स की ला। और सबसे लास्ट में हमारे पास इसका जो पोर्शन होगा दैट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो 100 एमसीक्यूज इस चैप्टर के एंड पे आपको गिवन होंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा फिर इंशाल्लाह हम इसका आगे टेस्ट रख लेंगे संडे वाले दिन। जी, हम बात कर रहे थे इसकी, तो यहाँ से आगे हम अपना चैप्टर रेगुलर जो लेक्चर है उसकी हम बात करते हैं अनैटमी इंट्रोडक्शन। जब भी हम अनैटमी का जिक्र सुनते हैं तो ये बायोलॉजिकल साइंसेस की या बायोलॉजी की वो डिवीजन है जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स की बात करती है। अनैटमी बेसिकली ह्यूमन अनैटमी की हम जब बात कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उसका फ्रेमवर्क है, उसके साथ कंसर्न है, उसकी स्टडी को हम अनैटमी कहते हैं। सिंपल अगर कहें तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम अनैटमी कहते हैं। जरूरी ये इसलिए है कि ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को समझने से पहले उसके स्ट्रक्चर्स की पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे लेट्स से हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट का फंक्शन है वो ब्लड की पंपिंग है, ब्लड की सर्कुलेशन है। लेकिन ब्लड की सर्कुलेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हार्ट का फंक्शन, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से बना हुआ है और वो किस तरह से ब्लड को पंप करेगा, तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी है। बेसिक इसकी दो टाइप्स हैं। स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से इसलिए है कि अगर हमें ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का पता लगता है, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स का पता चलता है, मसल्स मिसाल के तौर पे मसल फाइबर्स का पता चलता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर उस बच्चे को या उस एथलीट को या स्टूडेंट को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं गेम के हवाले से। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जनरली, अगर बेसिक ओवरव्यू के साथ देखें। वन इज ग्रॉस एनाटॉमी जिसको हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हम आगे चल के इसकी डिवीजन देखते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी मैक्रोस्कोपिक, नाम से पता चल रहा है आप मैक्रो लेवल पे, बड़ी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, बर्ड आई व्यू के तौर पे देख रहे हैं, बेसिक ओवरव्यू के तौर पे देख रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अगर हवाले से अगर मैं मजीद आपको बताऊं तो जैसे मिसाल के तौर पे रीजनल एनाटॉमी है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के रीजन्स को देखते हैं। सरफेस एनाटॉमी, बॉडी की सरफेस को देखते हैं। इसके अलावा सिस्टमैटिक एनाटॉमी, बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को ओवरव्यू कर रहे होते हैं, अपनी आम आंख से देख सकते हैं, इसको हम एग्जामिनेशन करते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी है, इसके अंदर एक और मिसाल अगर मैं दूं तो कैडेवरिक एनाटॉमी है, जैसे जब डेड बॉडी होती है तो उसका एग्जामिनेशन के लिए उसको लाया जाता है तो सबसे पहले इसकी बर्ड आई व्यू के तौर पर उसकी पूरी बॉडी को देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल एनाटॉमी है। जब भी कोई पेशेंट या कोई पर्सन डॉक्टर के पास जाता है तो वो सबसे पहले बॉडी के ओवरव्यू देखता है, ओवर स्ट्रक्चर को देखता है, फिर उसके बाद कोई बात जो है ना आगे मेडिसिन या कुछ इलाज ट्रीटमेंट जो चलता है आगे। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की अगर मैं बात करता हूँ तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज वन ऑफ द एरिया जो कंसर्न है माइक्रोस्कोप के साथ। मतलब हम स्टडी तो करते हैं ह्यूमन बॉडी की बट माइक्रोस्कोप के साथ। माइक्रोस्कोप का मतलब ये होता है कि हम सिंपल है माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उससे भी आगे एडवांस चीजें आ गई। अब तो मिसाल के तौर पे जैसे हमने सेल की स्टडी करनी है, सेल को स्टडी करने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी तरह सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक जो सा पहला था ओवरव्यू यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। सेकंड जो पोर्शन है इसका दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स। एक आइटम से सेल कैसे बनता है और सेल से एक इंडिविजुअल इंसान कैसे बनता है, लिविंग थिंग्स की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई हुई है, इस हायरार्की को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर के पास जाना पड़ता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप वाइज ऑनवर्ड चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल लेवल की, कि केमिकली किस चीज का बनी होती है, सेल किस चीज का बनता है। सेल की जो फॉर्मेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसकी जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है आपके केमिकल मेकअप जो है वो स्टार्ट होता है आपका
आइटम से। आइटम्स आपस में मिलते हैं, सेम आइटम्स जब आपस में मिलके वो एलिमेंट्स बनाते हैं। टोटल आई गेस 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 नेचुरली अक्कर हैं और बाकी जो उनका आर्टिफिशियली डिजाइन है। अब उन एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट ऐसे हैं, 92 में से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिविंग थिंग्स की बॉडी को, हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को बनाने के में हिस्सा लेते हैं, ह्यूमन बॉडी में बनाने में उनका रोल है। वो 92 में से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो उन 16 एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उन 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, लाइफ की ग्रोथ के लिए, लाइफ को प्रोसीड करवाने के लिए, सेल को बनाने के लिए इन बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स। नाम से पता चल रहा है मेजर बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेजॉरिटी पोर्शन को बनाते हैं। ये 99% हिस्से हमारी बॉडी को बनाते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन है जो सबसे ज्यादा मिकदार में 65% प्रेजेंट होती है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये टोटल 6 होते हैं, 99% हमारी बॉडी का हिस्सा ये बना रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। ये टोटल 10 होते हैं और ये सिर्फ हमारी बॉडी का 1% हिस्सा बनाते हैं। टोटल ये 10 होते हैं। इनके अंदर जो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं वो सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। ये मेजर मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट कर दी है, और भी इसके अंदर जो उनका होते हैं। टोटल ये बेसिकली 10 होते हैं। अब जब एलिमेंट्स केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ा हुआ है हमने, समझते हैं, तो आइटम होते हैं वो एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट मिलके आगे मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली मेकअप होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, एलिमेंट्स से आगे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जब किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी सेल के किसी भी पार्ट को बनाते हैं तो वो दो तरह से उनको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, बड़े होते हैं, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा छोटा होता है, थोड़ा होता है, कम होता है, उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, और बड़ा पोर्शन जो हमारी बॉडी का है उनके साथ डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए इसकी एग्जांपल्स आते हैं। इनमें हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर सम यूनिट्स आपस में मिलते हैं, जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स इसमें मिलते हैं, वो बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलने से हमारे पास क्या बनेंगे, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और इस तरह हमारे पास शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स ये बनते हैं, और ये मिलके ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं, सॉरी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास सब यूनिट्स है, स्मॉलर सब यूनिट्स हैं, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं कहाँ से, वो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपस में मिलते हैं और इनसे हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आई गेस आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि आइटम से एलिमेंट बनेंगे, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं स्मॉलर स्टेज के ऊपर, तो वो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो उनसे हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये हायरार्की है, ये पहला स्टेप है। जब ये कंप्लीट होता है, यहाँ से आगे हमारे पास हमारी बॉडी का जो सा बेसिक स्ट्रक्चरल लिविंग थिंग्स का, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, दैट इज कॉल्ड सेल, वो बनता है यहाँ से आगे, दैट इज कॉल्ड सेल। सेल लेवल पे हमारे पास, सेलुलर लेवल पे, जिसको हम पीछे माइक्रोस्कोप से स्टडी करके हमने कहा था साइटोलॉजी कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जब हमारे पास सेम सेल्स, सिमिलर सेल्स आपस में मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनसे हमारा क्या बनता है, टिश्यूज बनते हैं, जो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। टिश्यूज लेवल के ऊपर हमारे पास 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मसल्स टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं। ये आगे जाके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उनको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करने में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो यहाँ से एक टिश्यू लेवल बन जाता है, सेल से टिश्यू बन गया। अब टिश्यू से आगे हमारे पास क्या है, ऑर्गन लेवल है। ऑर्गन लेवल की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गन लेवल एक ऐसा स्टेज होती है, एक ऐसी, इस हायरार्की के अंदर ऐसा वो होता है जिसके अंदर हमारे पास सेम
डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलते हैं, डिफरेंट टिश्यूज मिलके क्या करते हैं, फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेट्स से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है हार्ट की, रिस्पिरेशन है, लंग्स हमारे पास हैं, नर्वस सिस्टम की कंट्रोल है, नर्वस टिश्यूज मिलके जो हमारे पास आपके नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज आपके स्केलेटल सिस्टम को बना रहे हैं पूरे को, जिसको हम कहते हैं एक ऑर्गन सिस्टम आपका बनाते हैं। जब ये ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो इनसे एक पूरा सिस्टम बनता है जो टोटल हमारी बॉडी के अंदर पूरी वर्कआउट कर रहे होते हैं। टोटल 11 सिस्टम्स हैं, उनकी हम बात करते हैं। टोटल ऑर्गन सिस्टम लेवल पे 11 सिस्टम्स हैं जो वर्क करते हैं, और उन ऑर्गन सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो बेसिकली हमें हेल्प आउट करते हैं समझने के लिए किस चीज को, कि हम किस तरह से चीजों को हमारी बॉडी के अंदर वर्कआउट कर रही है। टोटल 11 सिस्टम हमें ये बताते हैं, और वो टोटल 11 सिस्टम जब मिलते हैं तो उनसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी आप हो, मैं हूँ, कोई भी लिविंग थिंग्स, हम इंसान की मिसाल लें तो उसके अंदर टोटल 11 सिस्टम्स आपस में काम कर रहे हैं। वो जो टोटल 11 सिस्टम्स आपस में काम कर रहे हैं उनका हम आगे ओवरव्यू देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये हायरार्की है कि किस तरह स्मॉलर सब्सटेंस से बिगर सब्सटेंस, मतलब बड़े लेवल पे एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक हायरार्की स्टार्ट होती है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन फिजियोलॉजी का और ऑर्गन सिस्टम्स का ओवरव्यू हम देखेंगे, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फिजियोलॉजी बेसिकली हम जैसे स्ट्रक्चर के पीछे बात करके आए हैं, तो स्ट्रक्चर क्या जो फंक्शन क्या है, वो स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे करता है, इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फंक्शंस के साथ रिलेट करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन, टिश्यू, सेल किस तरह से जी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे थे। हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, लंग्स हैं, लेट से नर्वस ब्रेन है हमारा, वो किस तरह से काम करता है, उसके जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं, और इस चीज को समझने के लिए हम फिजियोलॉजी का सहारा लेते हैं। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का दोनों का नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि आपस में इंटर रिलेट करते हैं। टोटल यहाँ पे देखें जी, हम मेजर ओवरव्यू के तौर पे देखें तो टोटल 11 सिस्टम्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के, जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम से स्टार्ट होते हैं। इनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है। इनमें से 7 सिस्टम्स ऐसे हैं जो हमारे स्पोर्ट्स साइंसेज के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं, उनको हम इंशाल्लाह इस बुक के अंदर कवर करते हैं, और इंशाल्लाह हम आगे उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है जो प्रोटेक्टिव सिस्टम के तौर पर काम करता है, जिसमें हेयर्स और नेल्स आते हैं। स्केलेटल सिस्टम्स मेजर सिस्टम है, इसको हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली रिलेट करता है बोन्स का, जॉइंट का सिस्टम जो स्केलेटल सिस्टम बनाता है। मस्कुलर सिस्टम मसल्स का है जो पोस्चर को बेसिकली बनाता है, और इसके अलावा मूवमेंट है इसका बेसिक रोल। नर्वस सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो पार्ट है इसका, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम है ग्लैंड्स वाला, जिसके हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपस में मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड से उसके अंदर प्रेजेंट है। लिम्फेटिक सिस्टम है जिसके अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे हम रिस्पिरेशन की बात करते हैं, सांस लेने वाला जो सिस्टम है सारा, ये भी डायरेक्टली रिलेट करते हैं। टोटल ये 7 सिस्टम्स हैं, इनको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है जिसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली हमारा सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम उसके अंदर एक पार्ट होता है, तो जिसके अंदर से बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है। लास्ट वन नॉट लीस्ट दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर हमारे जो मेल और फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं और जो सारा प्रोसेस है उसका, उसकी हम बात करते हैं, वो सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 11 सिस्टम्स हैं, इनमें से 7 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे, और डिटेल में 4 जो हैं वो सिस्टम्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, तो उनकी थोड़ी थोड़ी समरी मैं आपको समराइज कर दूंगा। आज के टॉपिक का जो सा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, जो आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी हम बात करेंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एनाटॉमी स्ट्रक्चर की स्टडी है, फिजियोलॉजी फंक्शंस की है, इन दोनों को समझने के लिए जरूरी ये है कि हम अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहते हैं। होम्योस्टेसिस की अगर मिसाल दूं, मैं बताऊं, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि ह्यूमन बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग या नॉर्मल एबिलिटी है, एक नॉर्मल रेंज है काम करने की, उसमें सारी चीजों को उस सारे पैरामीटर के अंदर
कंट्रोल करके रखना, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। नॉर्मल जो सा स्टेबल इंटरनल कंडीशन है, बाहर जो मर्जी कुछ हो रहा हो, मिसाल के तौर पे बॉडी का टेम्परेचर है, बाहर जितनी मर्जी गर्मी जितनी मर्जी सर्दी है, हमारी बॉडी की एबिलिटी है कि वो उसको अपने एक नॉर्मल रेंज जो 37 के अराउंड है उसमें कंट्रोल करके रखना है उसने। इसी तरह हमारा सांस का जो सा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, वो भी कंट्रोल रहता है। अगर नहीं होगा, वो एक लिमिट से बाहर जाएगा, तो अल्लाह ना करे एक लिमिट से जिस तरह बाहर होती हैं सारी चीजें कंट्रोल नहीं रहती, तो फिर वो इंसान डेथ की तरफ चला जाता है और वो लाइफ वहां पे सरवाइव नहीं कर पाती। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमें इन सारे सिस्टम्स को, जो हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ के आए हैं अभी, उन सारे सिस्टम्स में आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होना होता है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है। अगर वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते तो उससे फिर वो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होती। जब वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इन्हीं सिस्टम्स की फंक्शनिंग को हम कंट्रोल करते हैं इन्हीं के रिजल्ट्स के साथ। इस सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म इज अ सिस्टम that use information about an output to influence its future input। एक बॉडी का जो सिस्टम है उससे जो रिजल्ट्स निकलता है उसी रिजल्ट्स के जरिए फ्यूचर में इसको दोबारा कंट्रोल किया जाता है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम कहते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि बॉडी की इंटरनल स्टेट को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस होती है और उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम काम करता है उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी दो मिसालें, दो टाइप्स हैं, पहले वो देख लें फिर उसके बाद मैं आपको इनकी एग्जांपल देता हूँ। नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के अंदर हम ये कहते हैं कि नॉर्मल जितनी भी स्टांसेस, नॉर्मल जितनी भी कंडीशन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, उसके अंदर ये होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम कंट्रोल काम करता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर जो आउटपुट होती है उसके जरिए उस सिस्टम को रिवर्स कर दिया जाता है, और पॉजिटिव के अंदर उसकी जो आउटपुट है उस सिस्टम को मजीद एक्सेलरेट कर देती है। मिसाल के तौर पे जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के फौरन बाद ब्लड शुगर लेवल हाई हुआ, दिमाग से फौरन मैसेज गया पेंक्रियाज को, वहां से इंसुलिन रिलीज हुई, इंसुलिन ने आके अब उस सिस्टम को, शुगर को क्या कर दिया? कम कर दिया। नॉर्मल कंडीशन है ये। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। मैंने आपको एक मिसाल दी है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्पेशल कंडीशंस के अंदर ये एक्टिवेट होता है, नॉर्मल नहीं होती है, स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं उनके साथ ये एक्टिवेट होता है, उसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, उस आउटपुट उस सिस्टम को मजीद एक्सेलरेट कर देता है। जैसे ड्यूरिंग जब डिलीवरी होनी होती है बेबी की, उस वक्त यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ी हुई होती हैं, वो फौरन, मिसाल वो हमारे पास होती हैं, फौरन दिमाग को सिग्नल्स जाते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को मजीद बढ़ा देता है। उससे क्या होता है? वो एक सिस्टम पहले चल रहा था और उसको मजीद एक्सेलरेट कर दिया गया। ये अब देखें सिर्फ फीमेल में, और वो भी सिर्फ नॉर्मल जो उनका कंडीशंस है उनकी बर्थ के रिलेटेड उस वक्त एक्टिवेट होगा, उसके अलावा ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमें होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इसके सहारा लेना पड़ता है, इसकी जरूरत होती है। तो ये आज का लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो एक लेक्चर था, आज एक इंट्रोडक्शन आपको बताया है, यहाँ तक था। तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी गई हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स शेयर करके हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि डेली बेसिस पे आपको लेक्चर भी मिल जाएं। टेस्ट जो सिस्टम है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर लें, और जिन बच्चों ने बुक्स लेनी है, अपनी बुक ऑर्डर करनी है, वो भी जो था उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। इंशाल्लाह इसी तरह डेली बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, डेली बेसिस पे आप जो उनको कवर कर लेंगे, और आज से ही ये इंशाल्लाह जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है, और इसको आप देखें। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।